आज हम आपके सामने 5वां वीडियो लेके उपस्थित हैं। पहले वीडियोस में या पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का डिस्कशन किया था, जिसमें कि हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसके बारे में बात की थी और अंत में एक क्वेश्चन पे छोड़ा था टॉपिक या वीडियो को खत्म किया था कि क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एग्जैक्ट लॉ है या नहीं है। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो अगर कोई हमसे ये पूछता है इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एग्जैक्ट लॉ, तो हम क्या जवाब देंगे? जवाब है यस। अब जवाब तो यस है, तो क्या ऐसे ही हमने तुक्के में जवाब कर दिया या रट रखा था, जवाब जो है यस दे दिया? अगर आपको समझ के जवाब देना है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लॉ क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स में कितने तरह के लॉ पॉसिबल हैं या कितने तरह के लॉ होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं, फिजिक्स में 4 तरह के लॉ होते हैं। एक होता है जिसे कि आप एग्जैक्ट लॉ बोलते हैं, एक होता है जिसे कि आप यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, एक होता है जिसे आप बेसिक लॉ बोलते हैं, एक होता है जिसे आप फंडामेंटल लॉ बोलते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, हमारे पास फिजिक्स में 4 तरह के लॉ हैं। एक है एग्जैक्ट लॉ, दूसरा है यूनिवर्सल लॉ, तीसरा है बेसिक लॉ और चौथा जो है वो फंडामेंटल लॉ होता है। अब सवाल ये है कि ये इनकी डेफिनेशन क्या है, या ये अगर हमसे कोई पूछे ये होते क्या है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्ट लॉ। देखिए यहां क्या लिखा है, इफ फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट चेंज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देन द लॉ इज एग्जैक्ट। अगर कोई सा लॉ आप ऐसा लिख रहे हैं जिसमें कि आपके सामने एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम आप सब जानते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना अंदर कुछ आ सकता ना अंदर से कुछ बाहर जा सकता। तो अगर आपके पास ऐसा एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है और उसमें कोई क्वांटिटी है जो कि फिक्स है, अगर किसी भी लॉ में ऐसा बताया जा रहा है तो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी ऐसे ही कुछ बताया गया था कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है और उसमें चार्ज है तो वो कॉन्स्टेंट है, कंजर्व है। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ, देखिए यूनिवर्सल लॉ के बारे में क्या लिखा है, if a law is applicable to micro as well as macroscopic level it is known as universal law। यानी अगर कोई लॉ माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल दोनों पे काम करता है, यानी माइक्रो से मतलब बहुत छोटा, मैक्रो से मतलब बहुत बड़ा, यानी छोटी से छोटी चीज में और बड़ी से बड़ी चीज में अगर वो काम करता है तो इस लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। ऐसे लॉ यूनिवर्सल लॉ के नाम से जाने जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, if a law is applicable to micro as well as macroscopic level it is known as universal law। कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो छोटी और बड़ी सब तरह की चीजों में लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। अब अगर हम ध्यान दें बोर्ड पे तो बेसिक लॉ, देखिए इफ वी स्टडी अ लॉ बाय एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट्स इट इज बेसिक लॉ। यानी कोई लॉ अगर आपके पास ऐसा है जिसे कि आप एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से आप एग्जाम्पल्स की मदद से पढ़ते हैं तो उसे हम यहां पर बेसिक लॉ के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप जब भी पढ़ते हैं आप क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग वाटर। तो एक एग्जांपल के माध्यम से पढ़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि वी स्टडी अ लॉ बाय एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट इट इज बेसिक लॉ। फिर आता है फंडामेंटल लॉ। तो देखिए क्या लिखा है, फंडामेंटल लॉ डिस्क्राइब हाउ यूनिवर्स वर्क विदाउट सेइंग व्हाई। मतलब फंडामेंटल लॉ वो होते हैं जो हमें ये समझाते हैं कि यूनिवर्स काम कैसे कर रहा है, पर उसकी रीजनिंग नहीं देते हैं ज्यादा, ये ध्यान रखें। जैसे ग्रेविटेशन लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो ग्रेविटेशन के बारे में बताता है। ग्रेविटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है यूनिवर्स में, तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल लॉ की कैटेगरी में जाता है। तो ऐसे जितने भी लॉ हैं वो जो हमें बताते हैं कि यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, ये सब इसमें फंडामेंटल लॉ में आ जाते हैं। तो याद रखें कि एग्जैक्ट लॉ आपको बताया हमने, यूनिवर्सल लॉ बताया, बेसिक लॉ बताया, फंडामेंटल लॉ बताया। बोर्ड में आपके सामने सबकी डेफिनेशंस हैं, आप देख सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने पुराने टॉपिक यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और वो है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकल इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकल इनवेरिएंट? इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो हम कह सकते हैं इट मींस चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और स्पीड। चार्ज स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, आप उसे रेस्ट पे रख ले, आप उसे किसी पर्टिकुलर स्पीड से चलाने लगे तो उसमें जो चार्ज मौजूद है वो फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर हम देखें एक एग्जांपल में कि ये प्रोटॉन है हमारे पास, अब प्रोटॉन की स्पीड 0 है, उसका चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹
-19 कूलम का है, यानी वो रेस्ट पे है तो उस पर चार्ज इतना है। अब हमने उसी सेम प्रोटॉन को स्पीड दे दी 10⁻⁶, तो देखा हमने कि उसका चार्ज जो है अब भी वही है +1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी हमने देखा कि अगर एक प्रोटॉन को पहले रोका हुआ था फिर 10⁻⁶ की स्पीड से चलाया तो उसका जो चार्ज है उसका चार्ज सेम रहा, उसका चार्ज चेंज नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है, ये वर्ड रिलेटिविस्टिकल इनवेरिएंट ये क्यों यूज किया गया? देखिए एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन यही है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट चार्ज इज रिलेटिविस्टिकल इनवेरिएंट। बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन आया है व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। तो ये रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट का क्या मतलब है? देखिए रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट वर्ड आता है एक थ्योरी से, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन ने हमें दी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आप देखें आपके सामने लिखी हुई है, वो ये कहती है इफ अ बॉडी ट्रेवल विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है? कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब ये नहीं कि 3 × 10⁸ से चलती है। कंपेरेबल का मतलब है उससे कंपेयर किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, अगर एक बॉडी 10⁻⁶ मीटर/सेकंड से चल रही है तो दिस इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸। तो अगर कहीं ऐसा होता है कि कोई पार्टिकल, कोई बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चलती है या उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है तो इट्स मास, लेंथ, टाइम वेरी, देयरफॉर दीस क्वांटिटीज आर नोन एज रिलेटिविस्टिक वेरिएंट। तो हम देखते हैं कि उसका मास, उसकी लेंथ, उसका टाइम ये बदलते हैं, और चूंकि ये बदल रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से, इसलिए इनको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक वेरिएंट। वेरिएंट क्योंकि वो बदल रहे हैं और रिलेटिविटी की थ्योरी, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से बदल रहे हैं, इसलिए रिलेटिविस्टिक वेरिएंट के नाम से जाने जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं आगे इसमें बढ़े, एंड चार्ज कॉमा फेज, फेज से मतलब होता है, आप सबने पढ़ा है क्लास 11 में, फेज होता है अगर आप ऑसिलेटरी मोशन पढ़ते हैं वहां आता है फेज लोकेशन देता है, आपको पोजीशन देता है किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल की। तो जैसे यहां लिखा है एंड चार्ज कॉमा फेज डू नॉट वेरी, देयरफॉर दीस क्वांटिटीज आर नोन एज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। ये नहीं बदलते, तो चूंकि ये नहीं बदलते, इनवेरिएंट है और रिलेटिविटी के हिसाब से नहीं बदल रहे हैं, इसलिए इनको रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट कहा गया है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, इफ अ बॉडी ट्रेवल विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, its mass, length, time vary, therefore these quantities are relativistic variants, and charge phase do not vary, therefore these quantities are known as relativistic invariants। अब देखिए अगर हम आगे बढ़े तो हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है तो बहुत आसान, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर कई बार फोर्थ प्रॉपर्टी को इस तरह से हमारे सामने रखा जाता है कि हम उसको पहचान ही नहीं पाते, जज ही नहीं कर पाते कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज कैवेंडिश लॉ, हमें पता ही नहीं होता कैवेंडिश लॉ क्या है। तो देखते हैं जरा क्या है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज फॉलो कैवेंडिश लॉ। अब सबसे पहली बात, कैवेंडिश क्या है? देखिए कैवेंडिश साइंटिस्ट का नेम है, फेमस साइंटिस्ट, जिन्होंने आपको कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी, और जब वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे थे, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब ये पर्टिकुलर बात चार्ज के बारे में उन्हें पता चली, इसलिए इसको कैवेंडिश लॉ के नाम से जाना जाता है। तो क्या पता चला उन्हें पता चला कि सेम नेचर चार्ज रिपेल एंड अपोजिट नेचर चार्ज अट्रैक्ट, यानी जो चार्ज एक नेचर के यानी प्लस प्लस माइनस माइनस वो हमेशा वो रिपेल करते हैं, जबकि जो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपोजिट नेचर से मतलब प्लस माइनस, तो देखिए प्लस प्लस है, सेम नेचर के हैं, रिपेल कर गए, प्लस माइनस अपोजिट नेचर के हैं, अट्रैक्ट करके, ये ध्यान रखें। और देखिए जब हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या सेम नेचर के चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं? क्या अपोजिट नेचर के चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं? ये अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्लस और जो प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की उनको भी पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।